अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री की ट्रांजिशन एलिमेंट्स की रिमेनिंग करैक्टरिस्टिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट बच्चे हमारे पास है कैटालिटिक एक्टिविटी। तो हमारे पास जितनी भी ज़्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ करती हैं रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, और उन ट्रांजिशन मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। अब बच्चे इसकी रीज़न क्या है कि ये कैटालिटिक फिनोमेना शो क्यों करते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये एज आ कैटलिस्ट यूज़ होती हैं कि जब ये रिएक्शन को कैटलाइज करती हैं तो उस वक्त ये कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाएंगी और फिर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा बच्चे ये हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स उस वक्त बनता है कि जब हम ट्रांजिशन मेटल के साथ कुछ स्मॉल नॉन मेटल एटम मिला देते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो जब वो हम ट्रांजिशन मेटल के अंदर बच्चे उसको ऐड करेंगे तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं। तो ये उनको भी बना सकते हैं, वो भी एक्टिवेटर के तौर पर काम करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम कुछ यहाँ पर इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो बच्चे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। अब देखें जिंक भी बच्चे क्या है, ये भी ट्रांजिशन मेटल है। क्रोमियम ट्रांजिशन मेटल, तो ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ये हम बच्चे मैथनॉल की प्रिपरेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था, ये कैटालिटिक टॉवर के अंदर हम ऐड करते हैं जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। नेक्स्ट बच्चे जो निकल है, पैलेडियम, ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जब हमने वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी प्रिपेयर करना हो तो वहाँ पर ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, उस हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। उसके अलावा बच्चे हमने अल्कीन्स की अगर हाइड्रोजनेशन करवानी हो या अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करवा के उनको सैचुरेटेड फॉर्म में उनको अल्केन में कन्वर्ट करना हो तो उस वक्त भी ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ होती हैं, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। इस तरह मैंगनीज ऑक्साइड की बात करें तो बच्चे एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक करते हैं उसकी डीकम्पोजिशन होती है तो उस वक्त मैंगनीज ऑक्साइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। बच्चे टाइटेनियम क्लोराइड की बात करें तो ये यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स। इस तरह हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड की बात करें तो ये जो जब बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम प्रिपेयर करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से तो उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। और वेनेडियम क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल है। उस अलावा बच्चे हमने कहा था कि जब हम ऑक्सीजन की बेंजीन की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसकी बेंजीन की ऑक्सीडेशन के अंदर भी ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो यूज़ होता है। लास्ट में बच्चे हम आयरन की बात करें तो जो आयरन होता है ये हैबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया की सिंथेसिस के अंदर भी जो एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। और वहाँ पर बच्चे हम सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड एंड 1% सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड उनको भी यूज़ करते हैं एज अ प्रोमोटर। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, अब बच्चे ये मेनली वहाँ पर एज अ प्रोमोटर यूज़ होते हैं जो कैटलिस्ट की हेल्प करते हैं उसको, मतलब उसकी कैटालिटिक जो होता है प्रॉपर्टी होती है उसको फर्दर क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं। और इसमें मोलिब्डेनम जो है इसको भी ये भी यूज़ होती है एज अ समटाइम एज अ प्रोमोटर। नेक्स्ट बच्चे अगर हम इनके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो जो ज़्यादा ट्रांजिशन मेटल जो ट्रांजिशन जितने भी बच्चे मेटल्स हैं दे अदर एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। वो बच्चे पैरामैग्नेटिक वो मेटल्स फिनोमेना शो करेंगी, ट्रांजिशन मेटल्स वो शो करेंगी जिनके अंदर अनपेयर्ड ऑर्बिटल मौजूद होंगे, डी ऑर्बिटल, मतलब जिनके हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल मौजूद होंगे तो बच्चे वो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्चुअली है क्या कि जब इनको हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस अट्रैक्शन होने के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ कौन शो करेंगे कि जिनके अंदर बच्चे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, मैंने उनके जो डी ऑर्बिटल होंगे जब वो हाफ फील्ड होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का शो करेंगे। इस तरह जिन सब्सटेंस को बच्चे हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं उनको हम फेरोमैग्नेटिक भी बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होता है कि ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जब हम ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद भी कुछ टाइम तक इनका वो मैग्नेटिक बिहेवियर जब वो रहता है। इसमें कौन कौन से रहते हैं बच्चे, आयरन है, कोबाल्ट है और निकल, दे आर फेरोमैग्नेटिक, मीन दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चे जिनके अंदर हमारे पास जो ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, अब बच्चे वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, मीन वो
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड उनको स्लाइटली क्या करती है, रिपेल करती है। बच्चे जब ये कंप्लीटली फील्ड होंगे तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देते। हमने कहा था कि ये इनकी जो स्पिन होती है वो अपोजिट होती है, तो जब अपोजिट जो बच्चे जब मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होंगे तो वो एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और अगर हमने मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड करना हो तो उसका बच्चे फार्मूला क्या है, n/n+2 अंडर रूट, और हम मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू से उस ट्रांजिशन मेटल की है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की भी और उसकी नेचर को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और इस मैग्नेटिक मूवमेंट को हम बच्चे मेजर किसके अंदर करते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन के अंदर, जिसको हम BM से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन जिनके अंदर हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल d ऑर्बिटल मौजूद होंगे वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, और जिनके कम्प्लीटली फील्ड होंगे वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। नेक्स्ट बच्चे हम अलॉय फॉर्मेशन की बात करें तो अलॉय हमारे पास उस वक्त बनता है जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में मिलती हैं तो वो क्या बना देती हैं, अलॉय बना देती हैं। और बच्चे जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो भी आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, अलॉय बनाती हैं। अब इसकी रीज़न ये होती है बच्चे अलॉय बनाने की कि जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है इनका ऑलमोस्ट साइज़ क्या होता है, सेम, तो इस वजह से ये एक दूसरे को क्रिस्टल लेटेस्ट के अंदर बच्चे रिप्लेस कर देती हैं। जब वो रिप्लेस करेंगी मीन टू डिफरेंट जब मेटल आपस में मिलेंगे तो हम क्या बोल देंगे, अलॉय बोल देंगे। एंड दे फॉर्म सब्सटीट्यूशनल अलॉय। सब्सटीट्यूशन का मतलब भी क्या होता है कि एक जा रहा, एक रिमूव हो रहा है, एक एंटर हो रहा है। मीन कुछ जगहों पे हम उस मेन मेटल को एक्सक्लूड करके उसको रिमूव करके उसकी जगह पे कोई और जो है मेटल वो ऐड कर देंगे। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो बच्चे हमारे पास ये देखो स्टील अलॉयज़, जो स्टील होता है ये भी एक अलॉय है। अब इसके अंदर आयरन को किससे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, क्रोमियम के साथ, मैंगनीज़ के साथ और निकल के साथ। और बच्चे ये जो स्टील है इट हैज़ मोर यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ दैन आयरन। आयरन की निस्बत भी इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं। एक ये भी होता है कि जो स्टील होता है इसको जंग भी नहीं लगता, लेकिन जो आयरन होता है उसको कुरैयन उसको जंग भी लग जाती है, उसकी रस्टिंग भी हो जाती है। इस तरह हम ब्रास की बात करें, ब्रास तो बच्चे ये भी एक अलॉय है। ब्रोंस, कॉइनेज अलॉयज़, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं, अलॉयज़ की एग्जांपल है। अगर 1 बाय 1 को हम बच्चे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रास की बात करें तो इसके अंदर 60 to 80% क्या होती, कौन सी मेटल होती है, कॉपर, एंड 20 to 40% क्या होती है, जिंक होती है। एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अलॉय ऑफ कॉपर विच इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, इट डज़ नॉट, इसको जंग भी नहीं लगती, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, जिसकी वजह से हम इसको इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है बच्चे, लॉक्स बनाने के लिए, कीज़, वाटर टैप्स, पाइप्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डोर हैंडल्स एंड पार्ट ऑफ मशीन, वो हम किससे बनाते हैं, ब्रास अलॉय से बनाते हैं। इस तरह ब्रॉन्ज़ की बात करें, जिससे आपने सुना होगा कि ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट, जो ब्रॉन्ज़ के जो मेडल भी बनाए जाते हैं, तो बच्चे इसमें कॉपर कितनी होती है, 90 to 95%, और टिन कितनी होती है, 5 to 10%। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग, ब्रिलियंट एंड लॉन्ग लास्टिंग बच्चे क्यों होता है, क्योंकि इसे ये क्रोड नहीं होता, इसको जंग नहीं लगता, जिसकी वजह से इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ब्रॉन्ज़ यूज़ कहाँ पे होता है बच्चे, मेडल प्रिपेयर करने के लिए, कॉइन्स प्रिपेयर करने के लिए, बैजेस, बुलेट्स एंड डेकोरेटिव आर्टिकल, इनको हम प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, ब्रॉन्ज़ को यूज़ करते हैं। इस तरह अगर हम निक्रोम की बात करें तो आपने सुना होगा ये जो हीटर्स होते हैं बच्चे उनके अंदर ये निक्रोम की वो वायर मौजूद रहती हैं। तो निक्रोम ये भी एक अलॉय है, इसमें 60% निकल एंड 15% क्रोमियम यूज़ किया जाता है। एंड बच्चे ये यूज़ कहाँ पे होता है, और साथ में आयरन भी होता है 25%। इट इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटर्स एंड द फिलामेंट्स ऑफ द फर्नेसेज, जो भट्टियों के अंदर जो फिलामेंट्स लगे होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, निक्रोम से बने होते हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बच्चे जो अलॉय होते हैं ये कंपैरेटिवली चीप सस्ते होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन हम हार्ड अलॉय भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, इनको बच्चे जो ये क्रूड भी नहीं होते, दे आर ड्यूरेबल, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं, ये बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन हम नॉन कंडक्टर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बच्चे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो ये भी हमने करने हैं। इसमें से भी लास्ट ईयर भी बच्चे जो PMC का जो पेपर हुआ है उसमें से भी जो है MCQs वो पिक किया गया है। वैसे एज इट इज़ ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम इसको करेंगे क्योंकि इसमें से भी MCQs आने के चांस होते हैं। अब बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनको हम कम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं। हमने कहा था जितनी भी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड का फिनोमेना जो है वो ये शो करती हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चे किन्हें बोलते हैं, दोज कंपाउंड विच कंटेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आइन कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब बच्चे इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये कंपाउंड्स उस वक्त बनते हैं जब सेंट्रल मेटल एटम को कोई लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है।
मीन इट इज़ फाउंड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टू द सेंट्रल मेटल एटम। और वो सेंट्रल मेटल एटम बच्चे कौन सी होती है, ये सेंट्रल मेटल आइन कौन सा होता है बच्चे, वो ट्रांजिशन मेटल होती है। मीन उस ट्रांजिशन मेटल के साथ क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लिगेंड लगे होते हैं, जिससे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे होते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। तो उससे क्या बन जाती है बच्चे, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। अब बच्चे इसके एग्जांपल अगर हम बात करें तो जब हम पोटाशियम साइनाइड और आयरन साइनाइड जब इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं और इनके मिक्सचर को जब इवेपोरेट किया जाता है तो एक न्यू कंपाउंड बन जाता है। उस कंपाउंड को जब वाटर के अंदर आयोनाइज करते हैं तो हमारे पास जो कैटाइन और एनाइन बनते हैं, उसमें देखते हैं जो कैटाइन बन रहा है ये सिंपल है, लेकिन जो एनाइन बन रहा है ये बच्चे ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स एनाइन है। और इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। इसका नाम क्या है, हेक्सासियानोफिरेट एनाइन। अब बच्चे इसका ओवरऑल नाम क्या बनेगा, पोटाशियम फेरो साइनाइड, ये इसका सिंपल नेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर बात करें उसका नाम क्या बनेगा, पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट आइन। अब इसके हम नोमेनक्लेचर पे भी डिस्कस करेंगे कि इनको हमने नेमिंग कैसे देनी होती है। और यहाँ पे बच्चे कॉम्प्लेक्स आइन कौन सा है, हेक्सासियानोफिरेट। अब देखें बच्चे, हमें पता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज आइन होते हैं हम कैटाइन बोलते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। अब इसके केस में जो पोटाशियम है वो कैटाइन है और हेक्सासियानोफिरेट बच्चे ये क्या है, ये एनाइन है। अब देखें कैटाइन एनाइन दो चीज़ें होंगी इनके अंदर। अब इनके अंदर बच्चे या कैटाइन कॉम्प्लेक्स होगा तो एनाइन सिंपल होगा, और अगर कैटाइन सिंपल होगा तो इनका एनाइन क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा। मीन कैटाइन और एनाइन उनमें से एक चीज़ सिंपल होगी, एक चीज़ कॉम्प्लेक्स होगी। अब एग्जांपल बच्चे यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए इस एग्जांपल के अंदर जो जो हमारा कैटाइन बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सल्फेट जो एनाइन बन रहा है वो सिंपल है। अब बच्चे इसी की अगर बात करें पोटाशियम फेरोसाइनेट की बात करें तो इसके अंदर देखें कि जो कैटाइन है वो सिंपल है और जो एनाइन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। मीन इनके अंदर दोनों में से कैटाइन एनाइन में से एक सिंपल होगा, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा। अगर इसके कंपोनेंट की बात करें तो बच्चे एक हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आइन होगा विच इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स। मीन ये हमारे पास कैटाइन या एनाइन उनमें से एक कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब उनमें से एक सिंपल होगा और एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। मीन या पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक ऐसा होगा जो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, मीन जो क्या होगा वो सिंपल होगा। हमने अभी एग्जांपल देखी है ना, फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे एनाइन जो था वो सिंपल था और यहाँ पे कैटाइन क्या था, वो सिंपल था। उसके बाद इनका सेकंड जो कंपोनेंट बच्चे वो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और मेनली क्या होते हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। उसके अलावा बच्चे थर्ड चीज़ इनके अंदर लिगेंड होते हैं। लिगेंड हमारे पास वो एलिमेंट होते हैं, वो ग्रुप होते हैं जो उस सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अब वो लिगेंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, न्यूट्रल भी होता है। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम या एनाइन आइन की। तो मैंने कहा इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और उनको सराउंड किसने किया होता है, अ नंबर ऑफ लिगेंड्स ने। अब बच्चे यहाँ पे फर्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें जो आयरन है, आयरन जिसको पॉजिटिव +2 चार्ज है, दिस इज़ द सेंट्रल मेटल आइन और इसको 6 सियानो ग्रुप ने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। तो मीन यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं बच्चे, वो 6 हैं। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम आइन जो है, सेंट्रल मेटल आइन जो है वो Fe+3 है और ये Cn नेगेटिव क्या हैं, ये लिगेंड्स हैं। ये कितने हैं बच्चे, ये टोटल 6 हैं। अब इनको नेम कैसे देना है वो हम अभी देखते हैं। नेक्स्ट बच्चे ये देखें, अब इसके अंदर Cu+2 कॉपर, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल आइन है। और इसको देखें कितने अमाइन जो है NH3 अमाइन, ये न्यूट्रल होता है लिगेंड। अब इसकी कितने सराउंड किए हुए हैं, 4। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कितने हैं, 4 लिगेंड्स ऑफ अमाइन जिन्होंने कॉपर को सराउंड किया। इस एग्जांपल बच्चे देखें तो जो सिल्वर है ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल आइन और इसको सराउंड किसने किया हुआ है, NH3 अमाइन ने इसको स्ट्रॉन्ग किया। उसके अमाइन के लिगेंड भी कितने मौजूद हैं, 2 लिगेंड मौजूद हैं। अब लिगेंड बच्चे क्या होते हैं, ये हमारे पास मेटल आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जिन्होंने सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड किया होता है। कैसे सराउंड किया होता है, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। मीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर उस सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करके उसके साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं।
उनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। अब यहाँ पे इस एग्जांपल बचे Cn नेगेटिव क्या है, लिगेंड है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर रहे हैं, आयरन को कर रहे हैं। बच्चे इस एग्जांपल में अमाइन NH3 ये क्या है, लिगेंड है, क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर रही है, कॉपर को कर रही है। अब बच्चे जो लिगेंड्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोडेंडेट, सॉरी ये मोनोडेंडेट भी हम पढ़ेंगे, बाईडेंडेट भी पढ़ेंगे, टेट्राडेंडेट पढ़ेंगे और हेक्साडेंडेट भी पढ़ेंगे। अब मोनोडेंटेट लिगेंड्स हमारे पास वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला जस्ट 1 एटम मौजूद होगा। मीन इनके अंदर जस्ट 1 ऐसा एटम मौजूद होगा, 1 कंपोनेंट इनका जस्ट वो होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर। एग्जांपल बच्चे देखें, और इन पर जो चार्ज बच्चे वो ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। देखें ना, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सल, सियानो। अब इन सब में से सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं, और इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एटम है जो अपना लोन पेयर को, या अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है। ठीक है। अब न्यूट्रल लिगेंड बच्चे हमारे पास वाटर आ जाता है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसमें से वाटर में से ऑक्सीजन वो अपने लोन पेयर को डोनेट करती है। एक ही जो डोनेट करने वाला एक ही एटम है, तो हम बोलेंगे इसे मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। जैसे अमाइन में नाइट्रोजन डोनेट करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन डोनेट करती है। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, मोनोडेंटेट लिगेंड की। अगर बाईडेंटेट की बात करें, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले 2 ग्रुप्स मौजूद होंगे। एग्जांपल बच्चे देखें, यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्बोनेट है, देखें कार्बोनेट के अंदर ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर रही है, ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर रही है, तो मीन ये क्या है, ये बाईडेंटेट है। इस तरह सल्फेट की बात करेंगे तो देखो बच्चे दोनों ऑक्सीजन ये डोनेट करेंगी। ऑक्जिलेट आयन की बात करें जो ऑक्सैलिक एसिड के आयनाइजेशन से बनता है, तो बच्चे इसके में भी कितने हैं, 2 ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, तो ये भी किसकी एग्जांपल है, बाईडेंटेट की। इस तरह बच्चे हाइड्रोजीन की बात करें, इथाइलिन डाई अमाइन की बात करें, तो ये भी हमारे पास क्या है, डाई डेंटेट हैं, बाईडेंटेट हैं। क्यों बच्चे देखें, अब हाइड्रोजन के अंदर ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगी, ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगी। इथाइलिन डाइअमाइन की बात करें तो ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगी और ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगी। मीन यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले वो 2 ग्रुप है जिन्हें बोलेंगे बाईडेंटेट। अब ट्राईडेंटेट की बात करेंगे तो बच्चे इनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले कितने ग्रुप होंगे, वो 3 ग्रुप होंगे। अब इसके एग्जांपल बच्चे देखें तो डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, देखें इसमें कितने अमाइन ग्रुप हैं, 3। मीन यहाँ पर 3 नाइट्रोजन अवेलेबल हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ट्राईडेंटेट बोलेंगे। और अब हम बात करते हैं हेक्साडेंटेट की, जिसके अंदर टोटल 6 डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। बच्चे देखें EDTA इथाइलिन डाई अमाइन एक्चुअली टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, तो इसमें जो ये देखें ये एसिटिक एसिड टेट्रा 4 एसिटिक एसिड जो हैं इन्होंने अपने अपने हाइड्रोजन को बच्चे क्या कर दिया हुआ है, इन्होंने जब लूज़ करते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। 4 तो बच्चे हमारे पास क्या हो गई हैं, ऑक्सीजन, और 2 हमारे पास क्या हैं, ये डाई अमाइन की नाइट्रोजन। तो टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, 6। तो हम क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं, 6। तो हम क्या बोलेंगे, हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। अब बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यार लिगेंसी जिसे हम बोलते हैं, लिगेंसी मीन कितने लिगेंड उस सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है। मीन जितने लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट हैं उसको अपने जो हैं वो डोनेट कर रहे हैं, तो वही इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये रूल बच्चे तब फॉलो करते हैं जब वो मोनोडेंटेट हों। अगर बाईडेंटेट हों तो जो जितने अटैच होंगे उनको हमने 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इसी तरह अगर ट्राईडेंटेट होंगे तो जो आंसर आएगा उसको हमने 3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। अब ये जो एग्जांपल लिखी हुई बच्चे ये सारी मोनोडेंटेट की लिखी हुई हैं। तो जो मोनोडेंटेट में देखें, अब यहाँ पर 6 सियानो ग्रुप हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। अमाइन कितने 4 हैं, तो 4, यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। मैंने कहा अगर बाईडेंटेट होगा तो जो जितने ग्रुप अटैच होंगे उनको हम फिर 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। इस तरह अगर हम हेक्साडेंटेट की बात करते हैं, लेट्स सपोज उनके 2 ग्रुप्स मौजूद हैं, तो फिर हम 6 को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कोऑर्डिनेशन बच्चे सफ़ेयर की बात करें तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड बच्चे वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वो न्यूट्रल भी हो सकती है। फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसमें देखें ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये कौन सी है, नेगेटिवली चार्ज है। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर 2 चीज़ों से बनेगी बच्चे, एक सेंट्रल मेटल एटम से, और साथ में से क्या चीज़ अटैच होगी, लिगेंड। अब ये एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये कैटाइन
कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इस केस में हमारे पास जो है वो एनाइन है और इस केस में हमारे पास कैटाइन है और ये हमारे पास न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसमें अगर चार्ज की बात करें तो बच्चे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होगा वो उस लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के सम के इक्वल होगा। हम इसी की बात कर लेते हैं FeCN6। तो बच्चे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होता है -4। अब -4 बच्चे कैसे है देखें, Cn इस पर चार्ज होता है -1, Cn बच्चे कितने हैं 6, तो मतलब टोटल चार्ज पे कितना हो गया -6। आयरन की बात करें तो उस पर कितना होता है +2, तो -6 + 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा -4। मीन पूरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना होगा -4 होगा। बच्चे नेक्स्ट अगर हम इन कम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर की बात करें कि ऑर्डर की बात करें, जब इनको हमने बच्चे नेमिंग देनी है तो हमने कैटाइन को पहले लिखना है, एनाइन को बाद में लिखना है। उसके बाद अगर लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके एंड के ऊपर हमने क्या लगाना है, वो जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, सियानो, ऑक्सीलेटो एंड एसीटेटो और ऑक्सीलेटो। मीन इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हमने एंड के ऊपर क्या लगा दिया, ओ। अगर ये न्यूट्रल लिगेंड होंगे तो इनको एज सच हमने जैसे एक्वा है, अमाइन है या कार्बोनाइल है। अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा लिगेंड के ऊपर तो इनके एंड के ऊपर क्या डाल देना है, IUM, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसीलियम एंड अमोनियम। अगर ऑर्डर की बात करें तो बच्चे इनको हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखना। इनका वो अगर प्रीफिक्स मौजूद भी है डाई ट्राई, मतलब इस डाई का डी, ट्राई का टी, इसको भी हमने नहीं देखना, जस्ट उनको क्या देखना है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उनको क्या कर देना है उनको। अब बच्चे नेक्स्ट अगर हम लिगेंड्स की बात करें, अगर लिगेंड्स हमारे पास बच्चे ज़्यादा होंगे तो उनके लिए हम वाडी का यूज़ करें। 2 होंगे तो यूज़ करेंगे डाई, 3 होंगे तो ट्राई, और अगर 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा, और अगर 6 होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, हेक्सा यूज़ करेंगे। इसी तरह बच्चे अगर हम इनके नेम की बात करेंगे, इनके नेम को हमने टर्मिनेट कैसे करना है, तो बच्चे अगर हमारे पास उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे यहाँ पे था, इस पर चार्ज क्या था -4, तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर जो सेंट्रल मेटल आइन होगा, वो जो ट्रांजिशन मेटल होगी, उसके नेम के एंड के ऊपर हमने क्या ऐड कर देना है 8। अब चूंकि ये बच्चे नेगेटिव वाली थी तो इसका नाम क्या बनेगा, पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट। इसको एंड के ऊपर हमने क्या ऐड कर दिया, ATE ऐड कर दिया। और उसके बाद उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल आइन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको हम रोमन नंबर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल बच्चे देखें यहाँ पे। अच्छा, अगर पॉलीडेंटेट है तो उसके लिए अगर वो 2 होंगे तो हम यूज़ करेंगे 20, 3 होगा तो क्या यूज़ करेंगे ट्रिस, और अगर 4 होगा तो क्या यूज़ करेंगे टेट्राकिस यूज़ करेंगे। अब बच्चे देखें यहाँ पर एग्जांपल देखें। अब ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इनके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मीन फिर जो सेंट्रल मेटल आइन है उसके एंड के ऊपर हम क्या ऐड कर रहे हैं 8। एग्जाम्पल नाम बच्चे देखें, पोटाशियम देखें कैटाइन को पहले लिखा है। अब एनाइन पे आते हैं। अब एनाइन में पहले किसको लिखना है, लिगेंड को। लिगेंड कितने हैं 6, तो क्या लिख दिया हेक्सा। अब CN है, CN पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव, तो जो नेगेटिव होते हैं उनका एंड के ऊपर हम O लगाते हैं तो क्या बन जाएगा सियानो, हेक्सा सियानोफिरेट। फिरेट क्यों कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है। साइड पे 2 बच्चे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो 2 है ये इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है। बाकी बच्चे देख लें, पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट, ये सारी बच्चे उनके एग्जांपल हैं जिनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हमने 8 लगा दिया। अब जो नीचे वाली बच्ची हैं इनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मीन यहाँ पर फिर हमने मेटल को एज इट इज़ लिखना है, उसके एंड के ऊपर हमने ATE ऐड नहीं करना। देखें कोबाल्ट है तो वो कोबाल्ट ही है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब हम वो ATE ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी देखें, पहले हम कैटाइन का नाम लिखेंगे फिर हम एनाइन का नाम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।